जी। तो हम यहाँ पर पहुंच गए थे, ये वाटर मार्जिन। तो यार हम जो है जो क्लासिक फॉर नॉवेल्स हैं चाइनीज लिटरेचर में, उन पर बात कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने बात की थी रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स पर, और आज हम बात कर रहे हैं वाटर मार्जिन पे। तो वाटर मार्जिन यार उतना मशहूर तो नहीं है, ज़्यादा मशहूर तो वही है रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स। मगर जो है ये भी काफ़ी आप कहते हैं लिटरेचर वाइज बड़ी जो है ना, वो कहते हैं कि अच्छी स्टोरी है, लिटरेचर के मेयार पे पूरी उतरती है। तो वाटर मार्जिन वाज द फर्स्ट नोवेल टू डील विद द सब्जेक्ट ऑफ peasant revolts in China. It is about the story of the rebellion of the 108 heroes at the end of the Northern Song Dynasty. तो यार एक तो ये बात है कि ये 108 हीरोज हैं। इन्हें कुछ लोग हीरोज बोलते हैं, कुछ लोग इन्हें जो है बदमाश भी बोलते हैं। यहाँ पर हीरोज का वर्ड यूज किया हुआ है। तो चाइना इन्हें हीरोज समझता है, जापान वाले इन्हें बदमाश समझते हैं। ठीक है। रिबेलियन लिखा हुआ ना उन्होंने। रिबेलियन। जी हाँ, रेबेलियन। हम्म। तो इन्होंने हम्म। जो उस टाइम की जो सॉन्ग डायनेस्टी, अच्छा असल में ये कहानी सच्ची नहीं है, ये फिक्शनल है, पहली बात तो फिक्शनल बात है सारी। ठीक है। और ये 108 हीरोज हैं, इनकी 108 स्टोरीज हैं, मतलब उतने ही चैप्टर्स हैं यानी कि इस नोवेल में। तो इसमें यार पीजेंट रिवॉल्ट्स हुए, यानी कि ये एक तरह से आप कह लें कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो है ना वो स्टैंड है। मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के हुकूक खा रही है, जिस तरह पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी ऐसे ही है। मगर हम तो उस तरह उठते नहीं हैं। लेकिन इस नोवेल में ये दिखाया गया कि हर तरफ से लोग गरीब हैं, चाहे चाहे वो जॉब करने वाले हैं, जैसे भी हैं। खासतौर पे बात हो रही पीजेंट रिवॉल्ट्स, जो लोग यानी कि आम किसान हैं। तो वो लोग रेवोल्यूशन लेकर आए, वो रेबेलियन उन्होंने किया गद्दारी की हुकूमत के साथ। और हुकूमत के खिलाफ जो है उन्होंने अपनी हर तरीके से, चाहे वो बात करें हम यानी कि असलहे के लिहाज से, चाहे लिखने के लिहाज से, हर तरह से मतलब जंग की उन्होंने। और यहाँ पे मैंने एक चीज यहाँ पर ये भी लिखी भी है कि डिस्क्राइब्स दिस नोवेल एक्चुअली describes how people from different walks of life were driven to become outlaws as a result of poor governance and widespread corruption. तो करप्शन बहुत ज्यादा थी। वो सारे जो मतलब बादशाह वगैरह हैं, उन्होंने सारा कुछ अपने ही कब्जे में किया हुआ था। तो और पुअर गवर्नेंस थी, उसकी वजह से ये लोग आउटलॉज बने। आउटलॉज मतलब इन्होंने कानून को नहीं माना, कानून को तोड़ा हर तरीके से। और दीज आउटलॉज हैव बीन रिगार्डेड बाय सम कमेंटेटर्स एज हीरोज, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे परफॉर्म wanton killing, over retribution and cannibalism. तो इन्हें फिर भी हीरोज कहा जाता है यार चाइना में। इस नोवेल के मुताबिक लोग अपनी अपनी जो है वो एनालिसिस देते हैं इस पे। लेकिन इन्होंने तो बहुत ज्यादा जो है ओवर किलिंग भी इन्होंने की है, बहुत ज्यादा लोगों को मारा भी है। इसके अलावा वर्ड आया कैनिबलिज्म। इन्होंने आदमखोरी तक की है, यानी कि इन्होंने इंसानों को खाया है, इंसानों को मार के उनको खाया। यहाँ तक कि इन्होंने जो है वो वहशी काम भी किए हैं। लेकिन स्टिल इन्हें हीरोज कहा जाता है। सही है। हम्म। और यार ये डायनेस्टी की यहाँ पर बात आई है, सॉन्ग डायनेस्टी। तो यार डायनेस्टी की बार बार बात आती है कि कौन सी डायनेस्टी कौन सी। सॉन्ग डायनेस्टी है, हान डायनेस्टी है, चिन डायनेस्टी है, चौ डायनेस्टी है। तो जो मशहूर मतलब 5 डायनेस्टीज हैं असल में। बस यहाँ पर एक बात थोड़ी सी बता दें कि सॉन्ग डायनेस्टी के बारे में आप वैसे याद भी रख सकते हो वर्ड सॉन्ग से। असल में ये सूंग डायनेस्टी है। हम इसे सॉन्ग बोल रहे हैं ताकि याद रखने के लिए कि ये ऐसी डायनेस्टी है, ऐसा टाइम पीरियड है कि जिसमें आर्ट का बहुत काम हुआ है, यानी कि चाइना में आर्टिस्ट को बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है। मतलब म्यूजिशियंस को, थिएटर वालों को, और जो पेंटर्स होते हैं, इन सब को जो है ना इसमें सॉन्ग डायनेस्टी, सूंग डायनेस्टी में बहुत ज्यादा काम हुआ है। और आप वर्ड सॉन्ग से ये बात याद रख सकते हो एज अ निमोनिक। ठीक है। ठीक है। आगे चलें। आगे यार ये हानफू, ऑल्सो कॉल्ड राइम प्रोज, इट इज अ पॉपुलर लिटरेरी जॉनरा ओरिजिनेटिंग इन द हान डायनेस्टी। ठीक है। अच्छा यार पहली बात तो यार ये वर्ड जो ये वाला है ना, हानफू या खैनफू, ये हान वर्ड का मतलब है चाइनीज। हमने वो हमें अपनी इसको बोलते भी हैं यार, अपने सर साइमन ने भी हमें पढ़ाया था। यानी कि हम हाँ उन्हें बोलते हैं मैंने हंस। आज चाइनीज ये कैरेक्टर्स को यही बोलते हैं वर्ड हंस। हम। हाँ मैंने आज यही वर्ड एक लिखा हुआ है, हन यू। चाइनीज ये कहते हैं हन यू, इनको। चाइनीज लैंग्वेज, बिल्कुल। हम्म। तो असल में इस प्रोज का नाम फू है, फू पोइट्री। ये फू असल में पोइट का नाम है, कि जिसकी ये पोइट्री है, जिसमें उसने राइम भी यूज की है और प्रोज भी यूज की है। राइम मतलब म्यूजिकल जुमले जिसे बोलते हैं हम, जैसे जो कि गानों में यूज होते हैं। और प्रोज मतलब जो आम सेंटेंसेस होते हैं, जो टेक्स्ट होता है, इस तरह हम चैप्टर्स पढ़ते हुए आए हैं इंग्लिश वगैरह के। सही है। हम्म।
और यहाँ पर ये सही। बात बता रहा है कि हान डायनेस्टी में ये पॉपुलर हुआ है। इट एम्फसाइजेस इलेबोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन एंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोइम एंड प्रोज। सही है। इट इंक्लूड्स लॉन्ग एसेज एंड शॉर्ट एसेज। और अगर बात करें हान डायनेस्टी की यार, तो हान डायनेस्टी सबसे कामयाब डायनेस्टी बोल सकते हैं। और सिर्फ सबसे कामयाब नहीं बल्कि सबसे ज्यादा देर रहने वाली डायनेस्टी है। 426 ईयर्स, 426 साल सर। ये बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन है ये वाली। मजे की इसलिए कि अभी तक जो हमारी नॉन नॉलेज है इन पिछले 2000 साल से, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, पिछले 2000 साल की हिस्ट्री के मुताबिक ऐसी डायनेस्टी जो कि कंसिस्टेंट एक ही वक्त में सबसे ज्यादा देर मेंटेन रही है, वो हान डायनेस्टी है। 426, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है वैसे भी ये। ठीक है। तो इसमें सर बहुत सारे काम हुए, यानी कि साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई हैं हान डायनेस्टी में। और आपने देखा होगा यार, सुना होगा वो इन्वेंशन ऑफ पेपर। टीचर ने हमें बार बार पढ़ाया भी है। इन्वेंशन ऑफ पेपर बहुत बड़ी इन्वेंशन है दुनिया की, पेपर। आज हम जहाँ पर हैं। तो वो भी हान डायनेस्टी में हुई है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है एक, वो हान डायनेस्टी में बना है। ये मशहूर काम है हान डायनेस्टी के। सही है। इज इट ओके? सही है सही। समझ तो नहीं आ रही? समझ आ रही है। क्या बात है सर। और आगे मेरा चलते एक हैं। सवाल है। जी जी। मतलब हम लोग ये सारी डायनेस्टीज तो पढ़ लेंगे हम लोग, क्योंकि जब मैं आई थी क्लासेस, जब मैंने लेनी स्टार्ट की थी, तो सब तो तब पोइम्स वगैरह चल रही थी। ये सब कुछ हम पढ़ तो लेंगे, बट हमने इसका तैयार क्या करना है? लाइक हमने पूरी डायनेस्टी याद करनी है, हमने इसके एमसीक्यूज देखने हैं, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस देखने हैं, थोड़ा पैटर्न भी बता दो। सही है सही है। अच्छा, इसमें याद करने वाला ये जो लाइंस है ना, इन्हीं लाइंस में से एमसीक्यू बनाए हैं उन्होंने उन्होंने बनाने हैं। तो याद करने वाला मसला नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं, हमें यही याद रह जाएगा पेपर में, एग्जाम बड़ी आसानी से हो जाएगा यानी कि ना। जैसे कि एमसीक्यू नहीं आएगा भाई, नहीं, कितने हीरोज थे, तो 108 थे वो। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक डायनेस्टी तो नहीं पढ़नी ना हमने। देयर विल बी सो मेनी, लाइक चार पांच तो होंगी ना। तो हम उसके अकॉर्डिंगली मैं पूछना चाह रही हूँ, ताकि हम ना उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना लें। जैसे हम चाइनीज लैंग्वेज के साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, हम लोगों के लिए आसानी रहेगी, जब भी हमारा पेपर होगा हम अपनी उस बुक से पढ़ सकते हैं। ये तो हमारे पास पीडीएफ है ना, हम उसको खोल के पढ़ सकते हैं। अगर एमसीक्यूज आने हैं तो हम इसके की पॉइंट सेपरेट लिख लें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आना है तो फिर हम इसके सेपरेट नोट्स बनाएं, क्योंकि इस तरह तो हम पढ़ते जाएंगे, बट हमने प्रिपेयर क्या करना है हमें ये नहीं क्लियर होगा। ये वैसे ये मैम ने ना की पॉइंट्स ही बताए थे हमें, 6 पेजेस, और ज्यादातर पेपर इसमें से आना है। हाँ, असल में अलीजा ऐसे है कि जो असल जो पेजेस हैं इसके सिलेबस के, यानी जो मैम ने पढ़ाया है, वो तकरीबन 1200 से प्लस हैं। तो मैम ने यही की हम्म। पॉइंट्स निकाल के दिए 6 पेजेस जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग, मैं यही पूछ रही हूँ कि सही है। इसमें से एमसीक्यूज आएंगे या लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे? सिर्फ एमसीक्यू, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं। अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर तो मसला नहीं है। लाइक हम लोगों को जस्ट, जैसे आज एमसीक्यूज आए तो मतलब जैसे आज हमारे पास एक क्विज आया था, उसी तरह का एक एमसीक्यूज का क्वेश्चन आ जाएंगे। जी फिर मोस्ट तो सही है। जी मोस्ट प्रोबेबली ऐसे है कि 45 एमसीक्यूज आएंगे, 2 मार्क्स का एक होगा। लेकिन मजीद ये है कि मैं सीनियर से जो है ना लाजमी कंफर्म करता हूँ, आपने बात याद करवा दी है इसका। हाँ, पूछ लेना। जी, तो कल वो बात कर लेंगे इस पे। चलो, डन है। सही है। थैंक यू। ओके ओके। आगे, अच्छा यार, ये ऊपर बात थी वाटर मार्जिन के हवाले से ही, इस नोवेल के हवाले से, क्या ग्रुप ऑफ 108 आउटलॉज गैदर एट माउंट लियांग और लियांगशान मार्श टू रिबेल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो जो है ना, इसीलिए इसको वाटर मार्जिन वाले नोवेल को लियांगशान मार्श भी इसका नाम है, यानी कि ना, बस ये छोटी सी इंफॉर्मेशन दी एक्स्ट्रा। तो खैर ये ओके है। और आगे चलते हैं। द मेन फॉर्म्स ऑफ चाइनाज प्री स्कूल एजुकेशन आर नर्सरीज एंड किंडरगार्टन। ये तो यार सबको पता है, यहाँ पे भी ऐसे है, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसे ही है। ठीक है। और आगे है, अ प्राइवेट स्कूल रेफर्स टू अ स्कूल सेट अप बाय अ फैमिली, क्लैन और टीचर that generally had just one teacher who gave individual tuition and that had no set textbooks and no specified time to time span of study. Sorry. तो ये असल में यार टाइम, ये ताओइज्म की बात हो रही है, ताओइज्म वाले टाइम की बात हो रही है कि सिर्फ एक जो प्राइवेट स्कूल हुआ करता था, ये क्योंकि मैम ने दरमियान दरमियान में से पॉइंट्स उठाए हुए हैं, तो मैंने चेक किया था, ये ताओइज्म के नीचे हम पढ़ते हैं इसको। तो उस टाइम में ऐसे है कि वो सिर्फ मास्टर होता था, यानी कि मतलब मुर्शद जिसे कहते हैं हम लोग। तो वो अपने शागिर्द को इसी तरह तालीम देता था। कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती थी, सिर्फ एक ही टीचर होता था, उसके पास जो है वो 20 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, सॉरी, बल्कि वो गेव इंडिविजुअल ट्यूशन। वो एक जो मुर्शद था, एक उस्ताद था, वो सिर्फ एक ही शागिर्द को, सिर्फ एक ही स्टूडेंट को जो है वो पढ़ाता था। सही है।
कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी इस पेज में, वैसे ही कम चीजें हैं। खैर, चाइनीज कैलीग्राफी इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्ट ऑफ लाइन्स। तो यार ये इसका एक आप कह रहे हैं सेकंड नेम है, मतलब चाइनीज कैलीग्राफी इज ऑल्सो नोन एज द आर्ट ऑफ लाइन्स बोला जाता है। लेकिन बात थोड़ी अजीब सी है। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया की कोई भी हैंड राइटिंग है या कोई भी ड्राइंग है वो सारी ही आर्ट ऑफ लाइंस है। कोई भी चीज हम अल्फाबेट लिखते हैं, हम ए बी सी कुछ भी लिखते हैं, उसमें हम लाइंस ही तो ड्रॉ कर रहे होते हैं, एक लाइन लगाते हैं फिर दूसरी लाइन। तो एक्चुअली में लाइन इज द बेसिक मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ आप कह लें कि विजुअल एक्सप्रेशन। हर जो भी चीज ड्रॉ करनी है, कोई भी हैंड राइटिंग करनी है, कोई भी करेक्टर लिखना है हमने चाइनीज में या किसी भी जुबान में, उसके लिए हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। उर्दू में भी ऐसे करते हैं, नेपाली हिंदी सब में ऐसे ही है। तो लेकिन इसका एक सेकंड कॉमन नेम है जो हमने बता दिया, इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ लाइंस। और आप ये देखेंगे यार, आज मेरे ख्याल है फिजान भाई ने तो वो ड्रॉ किए भी हुए थे स्ट्रोक्स। तो वो जो स्ट्रोक ड्रॉ करते हैं हम चाइनीज कैलीग्राफी में, वो यही एक लाइन हमने सीधी लगाई, फिर दूसरी डायगोनल लगाई है। इस तरीके से हम चीज़ों को याद करते हैं, स्ट्रोक्स को याद करते हैं। और आगे इंपॉर्टेंस बताई हुई है कि कैलीग्राफीज पर्पस इज टू रिटेन द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इल्यूमिनेट मैन्स स्पिरिचुअल ब्यूटी। इट स्ट्रेसेस द ओवरऑल लेआउट एंड हार्मनी बिटवीन वर्ड्स एंड लाइंस। ये वही किताबी बातें हैं, हमें तारीफ कर रहे हैं कैलीग्राफी की। और आगे बात करें तो करंट अफेयर आ गया। ये शबाज भाई वैसे भी स्पोर्ट्स फैन है, उनके लिए है। द 2022 Beijing Winter Olympic Games, an international Olympic event hosted by China, opened on February 4th and closed on February 2022। तो यार विंटर ओलंपिक गेम्स इसी साल हुई हैं, 2022 में जो गुजरा है। और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजिंग में कितनी सर्दी होती है। ये 4 फरवरी से 20 फरवरी को खूब बर्फबारी वहां पर होती है, और उसमें ये विंटर ओलंपिक गेम्स हुई हैं। इसमें फर्स्ट पोजीशन नॉर्वे की थी, सेकंड चाइना की थी, थर्ड यूनाइटेड स्टेट्स की थी, और जर्मनी की भी पोजीशन थी इसमें। और अगर बात करें पाकिस्तान की तो जीरो मेडल हर तरीके से। और इसी तरह नेपाल की बात करें तो भी वो भी जीरो मेडल। कोई उन्होंने उन्होंने बल्कि पार्टिसिपेट नहीं किया था नेपाल ने इस दफा, मैंने चेक किया है। तो ये है बात। और इसके बाद एंशियंट चाइनीज फिलोसफी की बात हो रही है कि इट स्ट्रेसेस ऑन हार्मनी। ये मतलब प्यार मोहब्बत अखुवत आपस में भाईचारे को प्रमोट करती है एंशियंट चाइनीज फिलोसफी। इसके अलावा एंड द पोजीशन ऑफ हार्मनी बिटवीन मैन एंड नेचर के दरमियान जो है रिलेशन, उस पर बात करती है। एंड ऑल्सो बिटवीन मैन एंड मैन, कैसे इंसान आपस में रहेंगे और कैसे इंसान को माहौल के साथ रहना चाहिए, उसे पोल्यूशन नहीं फैलानी चाहिए, उसे जो है वो अपने माहौल को गंदा नहीं करना चाहिए। ये सब पर जो है एंशिएंट चाइनीज फिलोसफी इसको प्रमोट करती है, इस पे स्ट्रेस डालती है, इस पे बात करती है। ठीक है शबाज भाई। ठीक है। आगे जी जरा इंटरेस्टिंग चीज आ गई है। ताइची चुएन, हम कॉमनली सिर्फ ताइची बोलते हैं, इज अ पॉपुलर स्कूल ऑफ चाइनीज मार्शल आर्ट्स मार्क्ड विद स्लो एंड जेंटल मूवमेंट्स दैट आर डिजाइन्ड फॉर डिफेंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फिजिक एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। तो यार एक तरह से ये हम जैसे जानते हैं योगा को, योगा और कराटे को मिक्स कर देना, तो ये ताइची है। ठीक है, स्लो है, जेंटल है, मगर मार्शल आर्ट टाइप की है ये। ठीक है, जैसे कि योगा इन्वॉल्व्स होल्डिंग पोजेज एंड पोस्टर्स, उसमें तो हम सिर्फ एक पोज बना देते हैं, एक आसन में खड़े हो जाते हैं, एक पोजीशन में रहते हैं। मगर ताइची इज परफॉर्म इन अ डांस लाइक मार्शल आर्ट्स फॉर्म। तो योगा प्लस कराटे या मार्शल आर्ट्स का जो मिक्सचर ये ताइची है, और बड़ी ही मशहूर तरीन ये प्रैक्टिस है चाइना में। मूवीज में भी आप देखते हो यिन यांग वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम ताओइज्म में, तो उसमें भी जो है ये बहुत ज्यादा है ताइची। और ताइची के जो हम परफॉर्मर्स हैं। एक एक बात यहाँ पे ऐड करना चाह रही हूँ मैं। ताइची ये वही है ना जो मतलब चिचिहार में भी इनके को करिकुलर एक्टिविटीज में ताइची भी इन्होंने ऐड किया, वही है ना? जी जी जी, आप क्या कह रही हैं, वो कुंफू? ताइची जो उन्होंने चिचिहार में भी को करिकुलर एक्टिविटीज में, मुझे क्योंकि हाँ हाँ, मतलब पता बिल्कुल चला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वही है ना? ऐसा ही है। बिल्कुल, वो जो वीडियो में वो खड़े हुए हैं स्टूडेंट्स और उस तरह कर रहे हैं, वही वही हाँ है। हाँ, वही है ना, जी जी सही। बिल्कुल। ये जो भी सेरेमनीज होती हैं, ये विंटर ओलंपिक्स की सेरेमनी थी या वो 2008 वाली समर ओलंपिक्स की थी, उसमें भी उन्होंने जो है ये परफॉर्मेंसेस की थी ताइची की। तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने जो है, थाउजेंड्स ऑफ मतलब बच्चों ने। और आगे द मोटो ऑफ 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स क्या था? इज टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर।
तो जी अगले वाले फ्यूचर के लिए हम सब इकट्ठे हो जाएं और लड़ाई झगड़े छोड़ दें, ये चाइना चाहता है, चाहे अमल से चाहता है या नहीं, लेकिन वो बात तो यही करता है। और इसीलिए वो दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, तो वहां पे वो खूब सारी इन्वेस्टमेंट्स करता है। इसके बाद ये बात है कि द चाइनीज सेइंग द हैंड राइटिंग रिवील्स अ पर्सन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कैलीग्राफी। तो यार ये जो बात है द हैंड राइटिंग रिवील्स द पर्सन, किसी किसकी हैंड राइटिंग अच्छी है हमारे में से? मेरी तो बहुत गंदी है। मेरी ठीक है फिर भी, लेकिन मेरी पेन से ज्यादा अच्छी थी। सही है। बाल पॉइंट से खच्ची मारती है। तो यार ये पूरी एक फील्ड ऑफ स्टडी है ग्राफोलॉजी, जो कि मैं तो समझता हूँ कि यार बिल्कुल सूडो साइंस है, बिल्कुल झूठ है। उसमें कहा जाता है कि जैसे इंसान की राइटिंग होता है, उससे बंदे का करेक्टर पता चल जाता है, उसके ट्रेड्स क्या हैं, वो हाँ कैसा ये भी दिखता है। कहते हैं। हाँ और ये भी कहते हैं ना कि जिसकी हैंड राइटिंग ज्यादा गंदी होती है वो ज्यादा ज़हीन होता है, हाँ हाँ। क्योंकि उसके ना वो दिमाग में ज्यादा तेज चलती हैं वर्ड्स, और ना उसके हैंड उसके साथ मैच नहीं कर पाते। मगर आई थिंक ये सारी चीजें जो है, इनका इस कोई वजह से साइंटिफिक उसकी एविडेंस नहीं है। hand- ये मैंने निकाला है britannica.com से भी जो है, और रिसर्चर्स का जो है ये है कि ग्राफोलॉजी इज द एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग विद अटेम्प्ट टू डिटरमिन समवंस पर्सनैलिटी ट्रेट्स, लेकिन नो साइंटिफिक एविडेंस एग्जिस्ट्स टू सपोर्ट ग्राफोलॉजी, एंड इट इज एक्चुअली ऑफिशियली जनरली कंसिडर्ड अ सूडो साइंस। बिल्कुल झूठी फॉल्स साइंस इसे करार दिया गया फिलहाल, और साइंटिफिकली क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस फिलहाल। लेकिन चाइनीज लोग ये कहते हैं कि राइटिंग खूबसूरत होनी चाहिए। वो तो वैसे हमारे टीचर्स भी यही कहते हैं, उर्दू वगैरह के। हाँ वो तो कहते ही हैं। हाँ, कहते हैं बंदे की अगर हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो बंदा भी नफीस होगा। और इसके बाद यार एक और, ये हमारा काफी बल्कि हमारे मेडिसिन रिलेटेड भी है, एक तरह से है फिजियोलॉजी रिलेटेड, एवोल्यूशन रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है कि द फर्स्ट प्रिमिटिव मैन known to have existed in China is Yuanmu man who lived 1.7 million years ago। एक तो यार हमें जब मैम पढ़ा रही थी वो मेडिकल हिस्ट्री, उसमें भी हमने पढ़ा था, वो ये पढ़ा था पेकिंग मैन। बेइजिंग का पुराना नाम है ना पेकिंग। पेकिंग मैन इसलिए क्योंकि बेइजिंग में इसका फॉसिल जो है वो डिस्कवर हुआ था, ठीक है, इसलिए पेकिंग मैन बोलते हैं। लेकिन ये जिसकी बात अब हम कर रहे हैं, यूएनमू मैन, ये पेकिंग मैन से भी पुराना है। इसके फॉसिल से हमें ये पता चला है ये 1.7 मिलियन ईज अगो है। तो यार असल में तो दुनिया के तकरीबन जितने भी बड़े कल्चर्स हैं उन सब में ऐसा ही है कि हर कोई यही कहता है कि सबसे पहला इंसान जो आया था ना वो हमारा वाला था। मतलब इस तरह इस्लाम में, अरब में ये है कि सबसे पहले एडम आए थे, हजरत आदम आए थे। और जो इंडिया में है, जो हिंदुइज्म वाले हैं, वो उनका एक अपना है, पता नहीं शायद राम को कहते हैं कि सबसे पहले इंसान थे। अमित भाई शायद बात को बैक करेंगे। और इसी तरह चाइना वाले कह रहे हैं भाई यूएनमू मैन ये दुनिया का सबसे पहला इंसान था। तो ये डिफरेंट जो है वो थेरीज हैं या सबकी ओपिनियंस हैं। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन की बात करें तो कहा गया कि 1965 में जियोलॉजिस्ट चियन फांग, चाइनीज ही बंदे हैं ये, रिकवर्ड टू आर्केइक ह्यूमन फर्स्ट इंसीजर्स। आर्केइक मतलब एंशिएंट पुराने, और इंसीजर मतलब सामने वाले जो दांत है उनकी बात हो रही है। फ्रॉम फॉसिलिफेरस डिपॉजिट्स ऑफ द युआनमू बेसिन नियर शांगनाबांग विलेज, युआनमू काउंटी, यूनान प्रोविंस, चाइना। यूनान प्रोविंस में से सर ये इसीलिए नाम उसका यूएनमू मैन कहते हैं उसको, क्योंकि यूनान प्रोविंस से उसका जो है फॉसिल मिला है जियोलॉजिस्ट को, पैलेंटोलॉजिस्ट को। लेकिन अब तक की जो मेडिकल साइंटिस्ट्स हैं, जो एवोल्यूशन के एक्सपर्ट्स हैं, उनके मुताबिक यार ये वाली बात जो है सबसे ज्यादा सही है कि होमो हैबिलिस और हैंडीमैन इसे बोलते हैं, जिस स्पीशी को, जो कि इंसान की प्रिमिटिव स्पीशी थी, प्राइमेट है, यानी कि उसका क्लास जो है, क्लास ममेलिया ऑर्डर प्राइमेट। तो हु लिव्ड अबाउट 2.5 2.4 मिलियन टू 1.4 मिलियन इज अगो तक ये रहता रहा है। और कहाँ पे? इन ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका। तो मोस्ट ऑफ द जो साइंटिस्ट्स हैं वो यही बात करते हैं कि ईस्टर्न अफ्रीका में या साउदर्न अफ्रीका में। ईस्टर्न अफ्रीका आप जानते होंगे, जहाँ पर वो है नहीं है यार, युगांडा, रवांडा, कॉन्गो, केनिया, ये जो मुल्क है चार पांच, ये ईस्टर्न अफ्रीका इसे कहते हैं। तो कहा जाता है कि सबसे पहला इंसान जो था अकॉर्डिंग टू साइंस की बात की जाए तो वहां पर आया था। बाकी जो है वो बिलीव्स की बात अलग है। ठीक है, आगे चलें। चलें चलें। देर आर 4 मेजर रोल्स इन बेजिंग ओपेरा टुडे। अच्छा, हमने यार बात की थी थिएटर की, चाइनीज थिएटर की, उसमें सबसे हाँ इंपॉर्टेंस बेजिंग ओपेरा की है।
इसे पेकिंग ओपरा कहते थे, उसमें एक करेक्टर की बात हो रही है। असल में उसमें यार 4 मेन कैरेक्टर्स होते हैं। एक तो शंख, यानी मेल रोल, जो मेल रोल होता है उसे शंख बोलते हैं। फीमेल रोल को डान बोलते हैं या डैन। और जो पेंटेड फेस होता है उसे हम जिंग बोलते हैं। पेंटेड फेस इसलिए करते हैं कि भाई उसे पता चल रहा होता है कि ये बंदा जो है वो अच्छाई वाला है, बुराई वाला है। अच्छाई के लिए डिफरेंट हम्म। कलर्स हैं, पता नहीं ब्लैक है, और बुराई के लिए पता नहीं वाइट है, कुछ उलट सा है। तो वो पता चलता है कि भाई ये बंदा कैसा है, इसलिए पेंट किया था फेस को उन्होंने, ताकि लोग बैठे समझ जाएं कि ये नेकी है या बदी है। और जो चौथा है चाओ, यानी क्लाउन, यानी कि जोकर, मजाहिया बंदा। तो वो होता है ताकि फनी जो है एलिमेंट भी आए स्टोरी में। ठीक है। और ये बात हो रही है इसी की, चाउ की। चाउ क्लाउन यानी कि द कैरेक्टर्स आर जनरली अ बिट फुलिश, थोड़े से बेवकूफ से होते हैं, जैसे मिस्टर बीन है, और आपने देखे होंगे यार बहुत सारे, बट अम्यूजिंग एंड लाइकेबल। फुलिश तो होते हैं मगर बहुत ज्यादा उनको देखने का मजा आता है, बंदा एंटरटेन हो जाता है और वो बंदा उनको पसंद भी करता है। वो जिस तरह चार्ली चैपलिन है, और इस तरीके से जो है वो इस तरह के करेक्टर्स जो हैं। तो ये आपको याद हो तो बता दें। जी एलिजा। फनी कैरेक्टर। हाँ यार, फनी करेक्टर्स मशहूर जो हों। मुझे तो पंजाबी का याद है। वो कौन? श्योर नहीं याद। यार पंजाबी मूवीज के इतने हैं। हम्म। हाँ, वो एक वो माई सी होती है, वो आंटी सी, वो बड़ा मजाक करती है। एक तो बिन्नू ढिल्लों का पता है। हाँ हाँ। हाँ, क्वेश्चन ऐसा क्या था तो आपका? करमजीत अनमोल का पता है। भाई क्वेश्चन बताएं यार शहबाज भाई। मेरा। अच्छा, क्वेश्चन यही एलिजा के जो है मतलब फनी करेक्टर, जिस तरह यहाँ पे बात कर रहे हैं कि चाइनीज ओपेरा में फनी करेक्टर है ये चाओ, क्लाउन को बोलते हैं। तो अपनी जो अपने देखते होंगे मूवीज वगैरह, तो कोई फनी करेक्टर बता दें, यानी कि जिसे आप जानते हो। जैसे मिस्टर बीन है, चार्ली चैपलिन है, एटसेट्रा। हम्म। चल मेरा पुत के सारे कैरेक्टर्स ही फनी थे। चलो सही है। ओके, आगे चलते हैं। ऑफिशियल स्कूल्स बिगेन ड्यूरिंग द वेस्टर्न चाओ डायनेस्टी एंड वर स्पॉन्सर्ड बाय द ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड चियांग शुए। यार ये आपको यहाँ से पता चल गया होगा, ये शुए किसे बोलते हैं, शुए, XUE, टू स्टडी। हम चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ भी रहे हैं। तो शियांग शुए वो जगह जहाँ पे स्टडी की जाए, वेदर इट इज अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, सब इसमें आ जाएंगे शियांग हाँ। शुए में। ठीक है। ओनली चिल्ड्रन ऑफ नोबल्स वर एडमिटेड। लेकिन सिर्फ जो अमीरों के बच्चे थे, सिर्फ बादशाह के और बादशाह के जानने वाले जो होते थे, उनके बच्चे ही सिर्फ पढ़ते थे इन स्कूल्स में। आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए नहीं था ये। और चाओ डायनेस्टी की बात करें या कुछ अचीवमेंट की, तो आप याद रख सकते हैं चाओ डायनेस्टी में मेन एग्रीकल्चर को तरक्की हुई है। एग्रीकल्चरिज्म को प्रमोट किया गया है चाओ डायनेस्टी में। मतलब बहुत ज़्यादा इरिगेशन की गई, यानी कि किनाल्स बनाई गई हैं, और रिवर्स के जो है वो रास्ते बनाए गए, ताकि अच्छे से फसलें लगें और सारा कुछ हो। और चाओ डायनेस्टी की खास बात है बल्कि, कि चाओ डायनेस्टी ने लड़ाइयाँ नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपने लोगों की खुराक का इंतजाम किया है प्रॉपर। जो है अपनी जो भी उस टाइम में टेक्नोलॉजीज थी, उनको यूज करके एग्रीकल्चर का निज़ाम बेहतर बनाया, और चावल की फसल पूरी दुनिया में फिर भेजी भी है, उसके जरिए पैसा कमाया। यानी कि उन्होंने ना लड़ाइयाँ नहीं की, अपने लोगों का ख्याल किया है। पीसफुल तरह। जी हाँ। और एग्रीकल्चर को बहुत प्रमोट किया है। इसके साथ से फिलोसफी भी है चाओइज्म, जो इस बात को कहते हैं कि भाई इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए, एग्रीकल्चर ही होना चाहिए सिर्फ। तो वो थोड़ी एक्सट्रीम हो जाती है। खैर, आगे चलते हैं। बेइजिंग, एक तो बीजिंग कहना छोड़ दें यार, अब हम चाइनीज पढ़ रहे हैं तो बेइजिंग बोलेंगे, ठीक है। बेइजिंग इज द कैपिटल ऑफ द PRC। PRC मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दूसरा मुल्क सर कौन सा है बता दें कोई। लीजा बताएं, या वो मश्ता भी हैं वो भी बता सकती हैं, और भाई कौन थे वाला, अमित भाई बता दें यार। एक तो PRC है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक और भी मुल्क है जिसका नाम चाइना ही है, ऑफिशियल नेम उसका भी चाइना है। ताइवान। जी हाँ, ताइवान है बिल्कुल। नहीं। ROC, हाँ। रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये जो PRC वाले कहते हैं कि ये सारा ये मुल्क ये भी हमारा है और ताइवान भी हमारा है, और ताइवान वाले कहते हैं हम्म। कि ये पूरा PRC भी हमारा है और हम खुद भी हमारा पूरा है। यानी कि दोनों का एक दूसरे पर ना, यानी कि दावा है एक दूसरे की हम्म। टेरिटरी पे। तो ये उनका रोला चलता है। अब क्या बनेगा? चाइना इन्वेड करेगा या नहीं ताइवान को? यार यही इन लोगों की खूबसूरती है कि आपस में चाहे इनके पॉलिटिकल मामलात हैं, मगर कभी भी इन्होंने ट्रेड हम्म। बंद नहीं की, कभी भी इन्होंने स्पोर्ट्स बंद नहीं की, कभी भी इन्होंने आपस में जो है ना वो लोगों का आना जाना बंद नहीं किया।
तो आपस में चाहे दो गवर्नमेंट्स नहीं, का मेरा रोला है, सवाल था कि चाइना मगर किसी इन्वेड भी किस्म करेगा या नहीं। नहीं करेगा यार, नहीं करेगा, क्योंकि उधर वो अमेरिका लेकिन के मैं अड्डे बनाए हुए हैं साइड पे बहुत ज्यादा, एक जगह जो है पढ़ा वो था ना, समंदर में बनाए हुए हैं उन्होंने। चाइना जो वक्त आने वाला ना, चाइना इन्वेड कर लेगा ताइवान को, मैंने ये पढ़ा था एक जगह। चले लेट्स सी दैट, जब तक हम चाइना हाँ में हो, चलो जब तक अब। हम होंगे तब तक ना हो बस, ये ठीक है, 2028 के बाद ही हो। हाँ। हम्म। क्योंकि पहले जो लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम जब लड़ाई हुई थी ताइवान की, यानी कि दो पार्टीज की, तो भाई करोड़ों लोग मरे थे, यानी कि 1.5 करोड़ का नंबर बोला जाता है, तो ना ही हो भाई। खैर, अच्छा हम्म। कैपिटल की बात हो रही है तो यार ये कुछ लोग समझते हैं कि बीजिंग ही कैपिटल है हमेशा चाइना का, और चाइना की डायनेस्टीज का, ऐसा नहीं है। असल में सबसे पुराना, बड़े शहरों की बात करें तो सबसे पुराना शहर भी शियान है, ठीक है, और ओल्डेस्ट कैपिटल भी ये है, ठीक है, और सबसे ज्यादा देर भी ये कैपिटल रहा है शियान, क्योंकि ये चिन डायनेस्टी का कैपिटल है। आप समझते श्योर। होंगे चिन डायनेस्टी को, हमने कल भी बात की थी। अब वो जो एम्परर हैं, फिजान भाई भी बता रहे थे, चिन शी हुआंग, जो जिसके बादशाह थे। तो चिन डायनेस्टी सबसे पहली डायनेस्टी है चाइना की, ऐसी डायनेस्टी कि जिसने पूरे चाइना पर एक ही वक्त में, यानी कि हुकूमत की थी, यूनिफाई कर दिया था पूरे चाइना को। द डायनेस्टी विच यूनिफाइड चाइना इज कॉल्ड एज चिन डायनेस्टी, QIN, ठीक है। तो उनका कैपिटल था, उसके अलावा ल्यूयांग कैपिटल रहा है, और नानजिंग खास तौर पे कैपिटल रहा है, दो तीन डायनेस्टीज का। जबकि हम अपनी बात करें, हमारा जो हमसाया शहर है हमारा हार्बिन, तो वो सिर्फ एक ही डायनेस्टी का कैपिटल रहा है, वो भी सिर्फ 15-20 साल। हार्बिन वॉज द कैपिटल ऑफ द जिन डायनेस्टी, JIN। हार्बिन में तो आपको वैसे भी यार रशिया वाली वाइब्स भी चुड़ैल। मिलती हैं, रशियंस वहां पर बहुत ज्यादा देर रहे हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो वो लोग भाग के यहाँ पर आ गए थे, तो हार्बिन पर तो उनका ही है अच्छा। आर्किटेक्चर वगैरह भी। और बल्कि रशियन बोली भी जाती है हार्बिन में, यहाँ तक के अभी भी, क्योंकि अभी भी बहुत रशियंस रहते हैं हार्बिन में, बिल्कुल रशियन बॉर्डर पे। चलेंगे हम हार्बिन में हैं। हाँ जरूर सर, हार्बिन में तो सैर हम्म। करनी है ना। हम्म। आगे चलते तो, पहले JW हाँ यार, after the Sui dynasty, these private and official schools had gradually deteriorated into a dependency on the imperial examination system through which officials were selected. ये आप समझे बात, ये बात हो रही है भाईजान हम्म। CSS की, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। जिस तरह पाकिस्तान में CSS हम्म। होता है, इंडिया में UPSC होता है, नेपाल में पब्लिक सर्विस कमीशन है, पता नहीं अमित भाई सो रहे हैं शायद, पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें, PSR। तो जितने भी कंट्रीज हमारे एशियन कंट्रीज हैं उनमें ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, और उससे जो अमित से ऑफिशियल्स हैं सवाल इनकी पूछ गवर्नमेंट लेना, के सिलेक्ट होते हैं। नेपाल में कौन सा है। जी जी अमित से मैं क्या सवाल पूछ ले कि नेपाल में कौन सा ये सिविल वाला पेपर। जी, वही तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अमित भाई बताएं यार। क्या क्या फिर से बोले तो मैं सुन नहीं रहा, मतलब क्लियर बुझा नहीं। यार बड़ी सरकारी नौकरियों के लिए नेपाल में कौन सा एग्जाम होता है? उसको हम बोलते हैं लोक सेवा। हाँ लोक सेवा, बिल्कुल सही है, नेपाली में हम्म। लोक सेवा बोलते हैं। नेपाली में लोक सेवा बोलते हैं। आप वहाँ पे बड़े लो, बड़े लो, लोक लेवलों सेवा के। आयोग, ऐसा ही है, लोक सेवा हाँ आयोग। जी जी, जी जी, लोक सेवा आयोग। जी भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया, पार्टिसिपेट करते रहिए, बने रहिए। जी। बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। और अगली खबर आपको ब्रेक के बाद देंगे, हमारे साथ बने रहिए। जी, और यार टाइम ही खत्म होने लगा है, पता नहीं उसका, दोबारा लेनी पड़ेगी ये। और अच्छा, आज वो किसने चाइनीज किसने पढ़ानी है, वर्ड्स? मैं पढ़ाऊंगा, फिर तो बेहतरीन है। अगर पढ़ाया जाया गया। अच्छा आगे चले तो यार, द 5 क्लासिक्स इंक्लूड्स, अच्छा वो जो हमने पढ़े थे, वो 4 क्लासिक नॉवेल्स थे, जो मशहूर नॉवेल्स हैं वो थे। ये टोटल यानी कि 5 जो क्लासिक हम्म। बुक्स हैं, यानी कि जिसमें प्रोज भी शामिल है, पोइट्री भी शामिल है, हिस्ट्री भी शामिल है, कि उनकी बात हो रही है कि वो कौन सी हैं। 5 हैं। द बुक ऑफ पोइट्री, जिसे हम बुक ऑफ सॉन्ग्स भी बोलते हैं, या द बुक ऑफ ओड्स भी बोलते हैं। ओड्स इसलिए, एक तो बिलीव टू बी कंपाइल्ड बाय कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस ने इसको लिखा है। शी चिंग इसे बोलते हैं हम चाइनीज में, इस बुक को बोलते हैं शी चिंग, या बुक ऑफ ओड्स इज अ कलेक्शन ऑफ 3 or 5 poems डेटिंग फ्रॉम 1000 to 600 BC, बहुत पुरानी बात है, बिफोर क्रिश्चियनिटी, बिफोर इस्लाम। These are believed to be the oldest existing examples of Chinese poetry। इसमें मशहूर पोइट चू युएन की भी पोइम्स हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। खैर,
द कलेक्शन इंक्लूड्स रिफाइंड फोक सॉन्ग्स, या जो फोक सॉन्ग्स होते हैं यार, ठीक है। कोई फोक सॉन्ग बताएं यार शहबाज भाई, पंजाबी, चन मेरा पंजाबी मखना। मुझे ऐसे मुझे नहीं याद अब। नहीं याद आ रहे? चलो फोक खैर यार, मुझे जो भी आते फोक नहीं। स्टोरीज हैं, मिर्जा साहिबा वो वाली यार जो भी है, अच्छा, हीर रांझा। मिर्जा साहिबा, हीर रांझा, लैला मजनू। बिल्कुल सर। और इस तरह रिचुअलिस्टिक पोइम्स वो होती थी यार, कि जो कोई भी यानी कि रस्म करते थे। रस्म से मुराद यार कि किसी के मरने पर क्या पढ़ना है, रेसिटेशन किस चीज की करनी है, किसी के पैदा होने पर क्या करनी है, किसी को हम किसी बड़े ओहदे पे जो है वो बैठा रहे हैं, बादशाह बना रहे हैं, तो कैसे कोई बादशाह के ओहदे से उतर रहा है, बड़े ओहदे से उतर रहा है, तो उसके लिए क्या रस्म होगी। तो हर रस्म के लिए अलग अलग पॉइंट्स, इस तरह हिंदुइज्म में भी है, आपको देखा होगा इंडियन ड्रामास वगैरह में भी। तो एक प्रॉपर जो है वो एक रेसिटेशन है, प्रॉपर एक हिम्स है उनकी। और इस्लाम में भी इसी तरह ही है, जैसे कुछ दुआएं होती हैं तो हम दुआएं पढ़ते हैं, लेकिन वो वैसे अमित आवाज से से पढ़ने की जरूरत नहीं होती सुन उनको। अमित से सुन ना लें थोड़ी सी। अमित भाई, अमित भाई बताएं फिर। जी भाई, मैं सुन रहा हूँ। यार ये कह रहे हैं कुछ संस्कृत में कोई वेद का कुछ इस तरह गुरु चालीसा कुछ चीज मतलब सुनाएं, एक दो सेंटेंसेस। हमारे यहाँ बहुत ही फेमस है। हम लोग ये स्कूल में भी, मतलब वो जो प्रेयर बोलते हैं ना आप लोग, वो जुम्मा पढ़ने, क्या पढ़ने जाते हो ना आप जी लोग, जी जी जी। हम्म। हमारे यहाँ भी वो, मतलब हम लोग स्कूल में ही करते थे। हमारा जब टाइम होता था प्रेयर क्या क्या करते थे, तो उसमें हम ऐसे, संस्कृत तो मुझे वैसे आती नहीं, पर थोड़ा बहुत ये जो एक दो लाइन है वो आता है, जी वो जी। मैं आपको सुना दूंगा। ऐसे सुना। मतलब हम लोग बोलते थे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। और क्या था, मैं भूल गया यार। अच्छा, एक वर्ड मुझे भी चलो आता इतना है, ही। वो जो है ना, वासुदेवा कुटुम्बाकम, वेद का, जो कहता है कि भाई द जी वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरी दुनिया एक फैमिली है, सबको मिलके रहना चाहिए। जी जी जी। इंटरनेशनलिज्म, वो जो हमने कल बात भी की थी मोहिज्म की, तो उसमें भी आ जाएगा ये, खैर। तो आगे यार, हाँ, हम्म। डायनेस्टिक लेजेंड्स, जो भी बादशाहों की कहानियां हैं वो भी इसके इस बुक में शामिल हैं। ये जो द बुक ऑफ ओड्स है। इसके अलावा हिम्स फॉर एंसेस्ट्रल टेम्पल्स, टेम्पल्स में जो हिम्स पढ़ी जाती हैं, जोर जोर से रेसिटेशन होती हैं जो पंडित करते हैं। ताओइज्म की यहाँ बात कर रहे हैं, ताओइज्म की और बुद्धिज्म की, तो वो वाली भी इसमें शामिल है। क्योंकि दो रिलीजन्स जो चाइना में है वो ताओइज्म और बुद्धिज्म है सबसे ज्यादा, अगर है तो, वरना बाकी सब हम्म। एथियस्ट हैं, कोई रिलीजन नहीं है उनका, मोस्ट ऑफ का। जो रिलीजियस हैं उनमें सबसे ज्यादा ये दो रिलीजन है, ताओइज्म और बुद्धिज्म। वैसे मोस्ट ऑफ द 85% ऑफ द चाइनीज पॉपुलेशन इज एथियस्ट। वो एथियस्ट हैं, एग्नोस्टिक्स हैं, किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं करते। एग्नोस्टिक और एथियस्ट में क्या फर्क है? यार मैं फर्क पूरा अच्छे से बताता हूँ, ये एक तो वो खत्म हो गया, उसका टाइम खत्म होने लगा है, अभी दोबारा स्टार्ट करें हम्म। इसको। हाँ, दोबारा स्टार्ट करें। चलिए कर ले दोबारा बस से। दो दो तीन लाइन और पढ़नी है, हम्म। मैं करता हूँ। दोबारा से कर ले।